देखिए, हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की 2 ब्रांचेज़ होती हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में दोनों में बहुत ही सिंपल सी बात है। रे ऑप्टिक्स में हम ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकली ट्रीट करने वाले हैं। तो अगर हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करें पहले, 2 पार्ट में ऑप्टिक्स हम कवर करेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? सो ऑप्टिक्स मतलब अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द लाइट। ओके, डिफरेंट फिनोमेनाज ऑफ लाइट। तो हमें वो लाइट का डिफरेंट फिनोमेनाज देखना है, स्टडी ऑफ लाइट कंप्लीटली। उसमें मैंने बताया कि सपोज लाइट है, ये एक सोर्स है और हमें पता है कि इस सोर्स से यहाँ पर लाइट आने वाली है, ये स्क्रीन है लेट्स से, या वॉल है। आपको पता है कि यार इससे लाइट आती है, तो आपको पता थोड़े ना है कि लाइट मतलब ये लाइट एक लाइन है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कि एक प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, क्या रियल में ऐसा कुछ है क्या? नहीं। हमने ये लाइन्स के थ्रू उसे डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के थ्रू डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लाइट, हमें पता है कि यहाँ पर लाइट आने वाली है, यहाँ पर बहुत सारा लाइट यहाँ पर पड़ने वाला है इस सरफेस पे। तो हम उसे डिफाइन करेंगे एक एरो से। ये एरो का डायरेक्शन बताएगा कि लाइट इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो ये जो एरो है, इनको ही हम क्या बोलते हैं? रेज। तो बेसिकली रे ऑप्टिक्स का मतलब ये है कि हम लाइट की डिफरेंट फिनोमेनाज को एक लाइन की तरह ट्रीट करके डिस्कस करेंगे। ये हो गया लाइट का कौन सा पार्ट? रे ऑप्टिक्स। अब मुझे लेट्स से इस स्क्रीन में आना है, मुझे पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो मैं वेव की तरह अगर ट्रीट करूंगा कि ये वेव की तरह यहाँ पर आ रही है, तो वो स्टडी हमारी क्या बन जाएगी? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है? तो डिफरेंट फिनोमेनास को हम अलग-अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? रे ऑप्टिक्स। तो पहले ये पॉइंट सबको समझ आया कि ऑप्टिक्स की 2 ब्रांचेज़ हैं, रे और वेव। हमें दोनों ही पढ़नी है। पहले हम क्या स्टडी करेंगे? रे ऑप्टिक्स, फिर वेव ऑप्टिक्स। ओके? अच्छा, अब बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग में कि रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले अगर हमें कोई चीज़ समझनी है, तो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एक्चुअली? अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट, तो बार-बार ये वर्ड आएगा दैट ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट लेट्स से इन फ्रंट ऑफ अ वॉल। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, ये एक सोर्स है। किसका? लाइट का। अब सोर्स कैसा हो सकता है? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब इसकी खुद की लाइट है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब ये है कि कहीं से लाइट इसके पास आई और इसने फिर ट्रांसमिट कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी। समझ आया ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस? तो ये आपने क्लास 10th में ऑलरेडी वर्ड सुने हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। सो बेसिकली हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब एक सोर्स है, ठीक है? अच्छा, फिर एक टर्म आएगा इमेज। फिर एक टर्म क्या आएगा? इमेज। इमेज यार मतलब कोई नहीं बताता एग्जैक्टली आपको, ऐसा बुक में बहुत सारी डेफिनेशन दिख जाएंगी। इमेज एग्जैक्टली है क्या, आप समझे? मैं एक वर्ड समझाता हूँ, आपको तुरंत समझ में आएगा। इमेज है बेटा कॉपी। कॉपी मतलब सपोज यहाँ पर एक सोर्स रखा है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हो। अब किसी रीजन की वजह से लाइट इसके पास गई, बट इससे टिल्ट होके आपके पास यहाँ से आ गई। तो अगर ये आप ऑब्जर्वर हो और आपने देखा, डायरेक्टली नहीं देखा इस सोर्स को, इस ऑब्जेक्ट को आपने डायरेक्ट नहीं देखा। डायरेक्ट देखते तो आपको दिख जाता कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। आपने अगर इनडायरेक्टली देखा किसी ऐसी चीज में जहां से ये रिफ्लेक्ट होके आई है, आपने लेट्स से यहाँ पे वॉल है, आप ये देख ही नहीं पा रहे हो कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आप देख नहीं पा रहे हो, बट आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप गेस करोगे कि यार ये जो रेज आ रही हैं हमारे पास, ये यहाँ से कहीं से आ रही हैं। डन। तो इसका मतलब आप बोलोगे कि यार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रियल में ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पर? नहीं। आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि यू कैन नॉट सी द रियल ऑब्जेक्ट, तो आपको लग रहा है कि ये एक कॉपी है उस ऑब्जेक्ट की, और इस कॉपी को ही हम क्या बोलते हैं? उसका इमेज। इमेज। समझ आया यार इमेज का बेसिक फीलिंग क्या है? हाँ सर। हाँ ओके। सर। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट रुके, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देता हूँ दोनों की, और उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे।
ओके, तो ये सिंपल हो गया यार, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है और इमेज क्या चीज़ है। अच्छा, अब इन दोनों के कैटेगरी आते हैं, रियल और वर्चुअल। दो टर्म यूज किए जाते हैं, रियल और वर्चुअल। तो देखिए फीलिंग क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, सोर्स है। तो अगर इफ यू कैन आइडेंटिफाई द सोर्स, सपोज ये क्या है, ये कुछ है ऑप्टिकल, कुछ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इसके पास लाइट आ रही है ऐसे रैंडम, तो कैन यू आइडेंटिफाई द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग? इज द पॉइंट ऑफ सोर्स, इज द पॉइंट ऑफ सोर्स जो है वो आप फाइंड कर सकते हो क्या? नहीं, हमें नहीं पता, ऐसा लग रहा है ये रेस पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो दे दूं कि लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? द रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। क्लियर है सबको? हाँ। सो अगर एक इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पे अगर इस तरीके से रेज आ रही हैं, ऑप्टिकल मटेरियल, तो अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ से आ रही हैं, तो इस टाइप का सिनेरियो क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट। क्यों? यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर द रेज आर कमिंग, बट इन विच ऑब्जेक्ट इज नॉट रियल, it is virtual object. Is the point of source real? No. पॉइंट ऑफ सोर्स रियल में है ही नहीं कहीं पे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक द पॉइंट इज, इट फील्स लाइक द पॉइंट इज समवेयर एयर, बट आप ये पॉइंट तो ले ही नहीं सकते ना, बिकॉज इस तरफ तो कुछ है ही नहीं। लेट्स से ये वाला एरिया ऐसा पैक है, but you can just geometrically feel, it feels like the rays are coinciding from this point, but ये पॉइंट रियल में नहीं है, यहाँ पे रियल पे दिख रहा है, यहाँ पे रियल नहीं है। तो थोड़ा सा आपको क्लियर रखना है कि अगर पॉइंट, किसी पॉइंट से लाइट आ रही है और वो पॉइंट फिक्स दिख रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, और अगर फिक्स नहीं दिख रहा तो कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द सेम गोज विथ इमेज, ठीक है। इमेज हमने क्या बताया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, एनी ऑप्टिकल फिनोमिना, सो इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और एनी अदर प्रोसेस। पॉइंट सिर्फ ये है कि लेट्स से ये कुछ है और रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, मतलब ऐसे आई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो रेज इस तरीके से आ रही हैं, बाद में इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होके देखो रियल में मिल जा रही है ना, तो ये क्या बन जाएगा इसका, रियल इमेज, बिकॉज आफ्टर द रिफ्लेक्शन द रेज आर मीटिंग इन रियल। ये दिख रहा है ना, रियल में मिल रहा है। तो आप सोचोगे कि नहीं, ऐसा रियल में कैसा है, विदाउट मतलब नॉन रियल, दैट मीन्स वर्चुअल काइंड कब पॉसिबल है, सोचो रेज ऐसे जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेज तो अब मिलने नहीं वाले ना, ये रेज मिलने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये रेज मिलने नहीं वाले हैं, तो इसका मतलब क्या सिचुएशन हो जाएगी कि यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो हम वर्चुअली फील कर सकते हैं ना, दैट इट फील्स लाइक द रेज आर रिफ्लेक्टिंग एंड कोइंसाइडिंग एट दिस पॉइंट। तो ये क्या बन जाएगा उनका, वर्चुअल इमेज। अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इन चीज़ों में, अभी हम बहुत सारे जब एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर रेज रियल में मिल रही हैं तो इमेज कैसा है, रियल। अगर मिल नहीं रही हैं, हम उनको कुछ ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड करके मैच कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। एटलीस्ट ये पॉइंट सबको क्लियर है? हाँ। पक्का? क्या कि अगर रियल में रेज रिफ्लेक्ट होकर मिलेंगी तो रियल इमेज बनेगा, अगर नहीं मिलेंगी
और हमने गेस करेंगे कि इसको ऐसा डॉटेड करके गेस करके देखो कि कहाँ पे कोइंसाइड हो रहे हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये चैप्टर का जस्ट बेसिक पॉइंट था। स्टार्टिंग होती है चैप्टर की लॉ से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने ऑलरेडी सुना होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कोई बताए? Angle of रिफ्लेक्शन या angle of incidence and angle of reflection are equal. आर इक्वल, ओके। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सब इक्वल होते हैं। ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, और हमें पता है कि लेट से हमने लाइट को एक रे के फॉर्मेट में दिखाया कि दिस इज अ रे, सो दिस रे विल बी कॉल्ड इंसिडेंट रे बिकॉज इट इज कमिंग और इट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। फिर हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होता है वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, तो रूल ये है कि ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने वाली है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रूल है कि नंबर वन, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, तीनों वेक्टर्स, और नंबर टू कि ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएंगे इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, और दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो दो लॉज हैं। पहले फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ बताएं, फर्स्ट लॉ क्या है? The incident ray normal and reflected line same plane. Yeah, so all three lie in a same plane. So I'll write the incident ray, the incident ray normal and reflected ray all lie on a same plane. तो ये तो हो गया, ये आपने क्लास 10th में सीखा है, ये क्लास 10th में सबने देखा है। ओके, हाँ। तो 12th में थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ही, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें तो हमें देखनी पड़ेंगी। तो लेट्स से हम कुछ डिफाइन कर देते हैं। इंसिडेंट रे वेक्टर को हम इस तरीके से अगर लिखें आई कैप, नॉर्मल वेक्टर को कैसे लिखें, एन कैप, और रिफ्लेक्टेड वेक्टर को लिखें आर कैप। तो ये तीनों वेक्टर के एक प्लेन में होने की कंडीशन क्या हो जाएगी बताओ? वेक्टर में हमने सीखा है तीन वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो क्या करना पड़ेगा हमें? उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0। तीनों का वेक्टर प्रोडक्ट 0? नहीं वैसे बॉक्स एबीसी बॉक्स प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C। एक और ओके गुड, ए डॉट बी क्रॉस सी ये 0 होगा, मतलब वो प्लेनर है। क्यों? क्योंकि बी और सी का जो मल्टीप्लाई होगा वो परपेंडिकुलर आएगा। वो पी है, और वो ए के परपेंडिकुलर होगा। पी ऑलरेडी बी और सी से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो ए है अगर वो पी से परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो किनके साथ है, बी और सी के प्लेन पे है। तो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? फॉर ऑल थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर, ये वेक्टर की कंडीशन होगी। नो सर। हाँ। फॉर ऑल थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। अच्छा, इसको लिखने का कोई और तरीका होता है क्या, इस तरह के ट्रिपल प्रोडक्ट को? स्केलर डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का तरीका मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? बॉक्स एबीसी, बॉक्स एबीसी। बॉक्स, ओके वेरी गुड। सो बॉक्स एबीसी के फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब आई वेक्टर, एन वेक्टर, आर वेक्टर, इन तीनों का क्या होना चाहिए,
बॉक्स यानी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए इनका 0, इनका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए 0। ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका हो जाता है। अब बाकी आपको सॉल्विंग पता है कैसे करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होगी। ये क्लियर है। इससे क्या बेनिफिट मिलता है, आपको दे देता है इस तरीके से, लेट से 2i कैप प्लस j कैप में ये है, ये है, ये कुछ दे दिया x i कैप। सो बताओ अगर ये इंसिडेंट रहे, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रहे, तो x क्या होना चाहिए। समझ गए क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट 0 करके 0 करेंगे। फाइंड कर देंगे। समझ आया? हाँ ओके गुड। चले सेकेंड लॉ देख लेते हैं। सेकेंड लॉ क्या था, एंगल ऑफ Incidence is incidence equal to Yeah. angle of reflection. angle of incidence is equal to angle of reflection। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये सारे मेजर कहाँ से किए जाते हैं, नॉर्मल से। तो इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। और ये साइड में लिख लेना है, द एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, द एंगल्स आर measured from normal। ओके अच्छा, तो ये तो हो गया अपना बेसिक वाला। अब बताओ वेक्टर के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं अगर हमें एंगल लिखना है, एंगल आई और एंगल आर। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इनका आई सेम है तो हम इस तरीके से बात करते हैं कि इनका साइन आई भी सेम होगा। साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। और आपको पता है कि साइन थीटा कहाँ से ला सकते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो आई किन के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, आई और एन के बीच का, और उसका मैग्नीट्यूड। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई वेक्टर क्रॉस नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरीके से हम साइन थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। ओके हाँ तो ये कुछ सिचुएशन हो जाएंगी वेक्टर फॉर्मेट में, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे लिख सकते हैं। किसी को डाउट कोई? ओके अब हम रियलिस्टिक क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमें जैसे मैंने एक सरफेस पे रिफ्लेक्शन देखा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, एक और ग्लैंसिंग एंगल एक टर्म होता है, ग्लैंसिंग एंगल। बताएं ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है। ग्लैंसिंग एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज with the surface। मतलब क्या, ये अगर मैं बोलूँ रेज ऐसे इंसिडेंट हो रही हैं और ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये कुछ आई है, ये आर होगा, तो विद द सरफेस ये जो बनाएंगे, ये थीटा क्या हो जाएगा, ग्लैंसिंग एंगल। ओके सबको? हाँ तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि क्वेश्चन में ग्लैंसिंग एंगल वर्ड दे दिए तो आप सोचने लग जाओ कि कौन सा एंगल निकालना है। ठीक है, ग्लैंसिंग एंगल मतलब बस सरफेस के साथ जो एंगल बना है वो। ओके तो अभी हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं कि स्टेप वाइज रिफ्लेक्शन क्या क्या कैसे काम करता है और कैसे इमेज बनने वाला है, रिफ्लेक्शन का यूज क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें मिरर्स पढ़ना है। मिरर्स में भी दो कैटेगरी हो सकती है, कैसी, प्लेन और कर्व्ड। तो दोनों हमें सबसे पहले सीखने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं, पहले रिफ्लेक्शन पढ़ना थ्रू प्लेन मिरर्स। सो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स। ओके प्लेन मिरर्स में देखिए रिफ्लेक्शन कैसे होता है, देख लेते हैं कंडीशन। पहले
सिंपल सा है। मिरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सरफेस और उसमें पॉलिश के फॉर्मेट में, कि ये एक लाइन एक ग्लास है और ये पॉलिश है। तो ऑब्जेक्ट रख देते हैं यहाँ पर। अच्छा, ऑब्जेक्ट अभी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरा हम ट्राई कर सकते हैं कैसा, एक ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट लेके भी ट्राई कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का बना लिया, और लेट्स से एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब लेट्स से कुछ ऐसे बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ए बी इसका नेम है। तो इसकी कुछ लेंथ है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये मिरर है हमारा, ये मिरर है। अच्छा, अब ये याद रखना है कि इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ दो रेज का इंटरसेक्शन चाहिए। क्या बताया था, कोई दो रेज जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हम इमेज कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इससे बहुत सारी रेज जा रही होंगी, हमें कोई दो पिक करनी है। तो एक रे सबसे बेस्ट होती है क्या, नॉर्मल टू द सरफेस। अगर सरफेस के नॉर्मल जाएगा तो रिटर्न भी तो वहीं पे आ जाएगी ना। तो एक चीज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या, द इमेज on a plane mirror is always formed in or always formed on the line perpendicular on the line drawn perpendicular from object to the mirror, from object to the mirror। ये बात याद रखना है। क्यों, क्यों, क्योंकि अच्छी बात यह है कि जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, देखें अगर ये लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर गई तो हमें पता है ना कि कोई लाइन अगर डायरेक्टली जाएगी, लेट्स से ये मिरर है और ये लाइन ऐसे आ रही थी, तो इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड था। सोचो इंसिडेंट अगर नॉर्मल में ही होगा तो रिफ्लेक्ट भी नॉर्मल में होगा ना, क्योंकि जीरो इंसिडेंट पे अगर इंटर हुआ तो रिफ्लेक्टेड भी तो जीरो ही होना चाहिए। तो ये अच्छी बात होती है कि अगर इंसिडेंट ऐसे हुई है तो रिफ्लेक्टेड भी इसी डायरेक्शन में होगी। डन। बट अगर मैं कोई दूसरी रेज ले लूं, लेट्स से ऐसे ले लूं, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे दिखाएंगे, तुरंत क्या बना देंगे, सबसे पहले नॉर्मल, सबसे पहले क्या बनेंगे, नॉर्मल। और अगर ये इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, इस तरीके से। बट अब देखो प्रॉब्लम कि यार ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या कभी इंटरसेक्ट करने के चांसेस हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो डाइवर्ज कर रहे हैं। तो हम इन्हें एक्सपेक्ट करेंगे लाइक दे आर, there is a possibility that they are coming from this point। तो इसका मतलब क्या ये रियल में है, रियल है क्या, नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, वी एक्सपेक्ट दैट रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वर्चुअल इमेज। क्या, वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनता है। चल एक्सटेंडेड वाले में देख लेते हैं, या पूछे, देखें इसका भी वही होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगी। मैंने क्या लाइन लिखी कि इमेज हमेशा किस में बनता है, स्ट्रेट लाइन में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी। अब सोचो एक रे जा रही है यहां से, तो ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, यहां से। डन। मतलब ए का पॉइंट कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, लेट से ए डैश। सेम चीज बी के लिए सॉल्व कर देते हैं, लेट से बी के लिए देख लेते हैं। तो बी की रेज लेट से ऐसे जा रही है, तो इसी तरह तो रिफ्लेक्ट होगी ना।
तो इसका मतलब ये जो बी से आने वाली रेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही है इस तरीके से, और देखने वाले को लगेगा कि वो यहाँ से आ रही है। तो इसका मतलब जो बी पॉइंट है उसको क्या लगेगा कि उसका इमेज कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो बताओ कोई दिक्कत हुई क्या? इमेज अभी भी क्या है, वर्चुअल है। अभी भी इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है। बट क्या उल्टा है क्या इमेज? इमेज का नहीं, सीधा है या उल्टा है? सीधा है। सीधा है। बट सीधा है। अगर हम और डीप देखें तो पॉइंट ये है, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड मतलब होता है सपोज ऐसे लिखा हुआ है वी और ये वी ऐसे बन जाए, सो दिस इमेज इज कॉल्ड इन्वर्टेड। बट मिरर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा इन्वर्जन नहीं होता है। मिरर में होता है ये, अगर इस तरीके से पी लिखा है तो मिरर में कैसा दिखेगा, इस टाइप का। क्या क्या मिरर में ये हो गया क्या, ऐसा कुछ हुआ क्या? ये था तो ये होगा क्या? नहीं, ये मतलब है इन्वर्टेड। बट इसको इन्वर्टेड नहीं बोलते क्योंकि देखने में तो सीधा है, सिर्फ फ्लिप हुआ है। तो इस टाइप के इन्वर्जन को बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। सबको टर्म याद रहेगा कि इन द प्लेन मिरर इमेज कैसा बनता है, लैटरली इन्वर्टेड बनता है। ओके हाँ अच्छा, एक और चीज आप देखो यार, इसमें ये ऑब्जेक्ट जितनी दूर है इमेज भी इतनी ही दूर है, देख रहे हो? दोनों ही केसेस में देखो तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज दोनों सेम रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी बेटर यहाँ पर मिलती है हमें। तो हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं प्लेन मिरर में वो लिख लेते हैं। नंबर 1, इमेज कैसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। और कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं क्या, अगर ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर और ऑन अ प्लेन मिरर, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा मिल रहा है, रियल। अच्छा, इमेज लैटरली इन्वर्टेड है बट एक्चुअल में इन्वर्टेड है क्या, नहीं। तो ये भी स्पेशल पॉइंट में ही आता है, द इमेज is vertically erect। मतलब वर्टिकल में वो उल्टा नहीं होता है, इन्वर्टेड नहीं होता है, सीधा ही रहता है। क्लियर है? और एक अच्छी बात क्या पता चली कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो सेम होती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, कहाँ से डिस्टेंस, फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ओके, तो ये भी एक अच्छा सा कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है। तो देखो प्लेन मिरर में हमने क्या क्या सीखा, देखें सब देखेंगे। प्लेन मिरर में हमने क्या सीखा कि यार पहले तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज कैसा होगा, रियल। तो ये पहली लाइन हुई। लाइन नंबर 2 कि वो इमेज जो होता है वो वर्टिकली इरेक्ट होता है, सीधा इमेज बनता है। मतलब क्या कि अगर ये ए बी रखा हुआ है तो ऐसा नहीं हुआ कि बी पॉइंट का जो इमेज है वो नीचे बन गया, बी डैश नीचे बन गया और ए डैश ऊपर बन गया, ऐसा कुछ हुआ क्या, नहीं। तो वर्टिकली इसने अपना जो है कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज नहीं किया है, द इमेज इज वर्टिकली इरेक्ट। बट एक नई चीज समझ में आती है कि मिरर में, प्लेन मिरर में इमेज लैटरली उल्टा दिखता है, ऐसा वर्टिकल तो नहीं दिखता कि ये
P ऐसे D जैसे दिखने लगे, नहीं, बट laterally inverted होता है, horizontal direction में inverted हो जाता है. So it is like object and it is like image. Okay. और फोर्थ वाली बात जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट. अच्छा, देन एक और टर्म यूज होता है, देखें काफी अच्छा टर्म है, दैट टर्म इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या चीज है कि कितना बड़ा इमेज बनने वाला है, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. बताओ इस केस में दोनों का साइज कैसा है, इक्वल है. इक्वल है, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा प्लेन मिरर का, 1. 1 आएगा. गुड. तो ये मैग्निफिकेशन को भी हम माइंड में रख सकते हैं. आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन को, बट अभी के लिए थोड़ा बेसिक पॉइंट लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है. तो इमेज के बारे में समझ आया कि इमेज कैसे बनाना है हाँ सर. और कहाँ पे बनता है इमेज हमेशा. तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं एग्जांपल का. Okay, good. Rutu, correct answer. Zoya, not correct. Ashutosh, correct. Arya, correct. Rujuta, not correct. Check again. Okay, Anish, correct answer. Very good. Zoya, now it's correct. Rujuta, now it's correct. तो यार देखो यार, फर्स्ट टाइम में करेक्ट करना है, ट्राई करना है कि चीजें गलती नहीं करनी है, फर्स्ट टाइम में करेक्ट करना है. सबसे पहले इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और मिरर कहाँ पे रखा हुआ है, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन पे. मतलब x इज इक्वल टू 4, ये जो लाइन है जिसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पर मिरर रखा है.
मिरर में इस तरफ भी कर सकता हूँ ये पॉलिश, इससे क्या होगा, इस तरफ रिफ्लेक्शन होगा, बट क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट इस मिरर के इन फ्रंट में है और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है 2, -3, मतलब 1, 2, 1, 2, 3, ये जो है उस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है, मतलब मिरर का पॉलिश किस तरफ है, इस वाली डायरेक्शन में। और मैंने क्या बताया कि यार कहाँ पे इमेज बनता है हमेशा, लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर, और किस पर बनता है, सेम डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये ऑलरेडी x इज इक्वल टू 4 है और ये 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी 6। तो कितनी दूर बनेगा यहाँ पर, 6 डिस्टेंस पे बन जाएगा इमेज। समझ आया? हाँ अब इसके कोऑर्डिनेट देख लो, क्या ये वाली हाइट चेंज हुई क्या, ये तो -3 ही है, क्या चीज बदल गई, ये वाली डिस्टेंस बदल गई, मतलब ये वाली डिस्टेंस देख लो कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगा ना। हाँ क्लियर? क्यों? क्योंकि ये x इज इक्वल टू 4 है। यार सबको समझ में आया कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज देखें। सो x में 10 पर है, कॉमा y में कहाँ पर है, -3 पर है। समझ आया क्या सबको? हाँ सर। ओके गुड, एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर।
ओके, तो देख लेते हैं यार, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नीट वालों के लिए ये इस रेंज में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। मतलब नीट वालों के लिए आपको मिरर का लोकेशन बता देता है कि क्या होगा। जेई वालों के लिए एक्सपेक्टेड है कि आपको मैथ आनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये देख के लग रहा है मिरर, ये किस टाइप की लाइन है, 3x + 5, ये किस टाइप की लाइन बन सकती है, ये इस टाइप की लाइन बन सकती है। हाँ। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। नहीं सर। इसको हमने कंपेयर कर दिया y = mx + c से। तो इसको किया 5y = -3x + 4। सो 5 का डिवाइड दे देंगे, y = क्या हो जाएगा, -3/5 x + 4/5। कोई डाउट? नहीं। तो ये देखो स्लोप नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये टाइप का लाइन हो गया। अब यहाँ पे रखा हुआ है ओरिजिन। अब अगर आप मैथमेटिकली देखोगे, मतलब ऐसे ज्योमेट्रिकली देखोगे तो टफ हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हमारे पास कुछ मैथमेटिक्स होती है डायरेक्टली ये निकालने की कि इमेज कहाँ पर बनेगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन पे ही इमेज बनेगा। ये कंफर्म है सबको? हाँ। तो जब हमने बताया कि इसके परपेंडिकुलर लाइन पे ही इमेज बनने वाला है, तो इस परपेंडिकुलर की अगर इक्वेशन पता चल जाए तो काफी काम बन जाएगा। समझ आया? तो इसका मतलब हमें क्या निकालनी आनी चाहिए, ये है मिरर, हमें निकालनी आनी चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और कहाँ से पास होना चाहिए, ओरिजिन। अच्छा, हमेशा ओरिजिन से पास होता हुआ है होगा क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट से पास होना चाहिए, पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट। इस बार हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है, 0 0 है। तो बताओ यार, आप लोग को पता है नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? बताएं डायरेक्ट। अगर एक इक्वेशन लिखी है 3x + 5y, तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसी एज्यूम करेंगे? तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। ओके ओके, ठीक है। आप लोगों ने ये सीखा है, अगर एक लाइन है, लेट्स से ये है लाइन, कोई एक लाइन है, तो इसका मतलब इस तरह लिखिए, अगर ax + by = c, तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा, इट्स परपेंडिकुलर, वो कंफर्म होगा bx - ay + सम d टाइप का। समझ आया? हाँ। फाइंड d यूजिंग पॉइंट ऑफ पासिंग। समझ आया सबको? ये मैंने कैसे इक्वेशन लिख दी, क्योंकि मुझे पता है स्लोप उसका इन्वर्स होता है, परपेंडिकुलर और उसका स्लोप का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, -1। तो मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिए कोऑर्डिनेट्स और साइन क्या ले लिया, नेगेटिव। ये आइडिया समझ में आया सबको? हाँ। ये आइडिया समझ में आया? मैंने डायरेक्टली ये कंसिडर कर लिया कि दोनों परपेंडिकुलर है, उनका स्लोप -1 आना चाहिए। तो आप देखो, इनका स्लोप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ नॉर्मल की इक्वेशन, 5x - 3y = d। क्लियर? बट as we you know कि it is passing through 0, 0, so 0, 0 must satisfy it। क्लियर? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अगर मैं 0 रख दूं, 5 × 0 - 3 × 0 = 0 d, तो देन d = क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, इट इज वेरी सिंपल, क्या हो जाएगी, 5x - 3y = 0। समझ आया? इक्वेशन समझ आ गई यार सबको? हाँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नीट वालों के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, नीट वालों से एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये चीज आपको करना है। उस नीट में कभी भी नहीं पूछा जाएगा इक्वेशन देके, हमेशा कैसा पूछा जाएगा, लोकेशन देके, कि मिरर रखा हुआ है, लेट्स ये पॉइंट दे देगा 4, 0 पे। समझ आया? तो आप मैथ ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हो।
अच्छा, अब हमें नेक्स्ट चीज क्या चाहिए, हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो यहाँ पर इस वाले पॉइंट से लेट से x डिस्टेंस पे है, या लेट से कुछ यहाँ से डिस्टेंस है इसकी a, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितनी होगी a, ये पॉइंट। कोई बता सकता है इजीएस्ट मेथड, किसी लाइन पे एक पॉइंट हमें फाइंड करना है, किसी लाइन उनको पे। सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना होता है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड कर लेनी होती है। ओके, और फिर डिस्टेंस डबल करके हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। डन, हाँ क्लियर है ये चीज सबको? तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड ए। कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है आपको? हाँ सर, -8। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द मिरर, बताएं कैसे निकालते हैं? अगर मिरर की इक्वेशन पता है, इस वाले लाइन पर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कैसे लिखते हैं? उसमें 0,0 पुट करेंगे और नीचे √3 कोफिशिएंट का स्क्वायर स्क्वायर, प्लस 5 स्क्वायर। गुड। सो ax प्लस by माइनस c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझ आया? फ्रॉम पॉइंट x, y। ओके, तो बेसिकली मैथ का पॉइंट हो गया। मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ ली है मैथ में, हाँ स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है, हाँ सर। हाँ तो ठीक है। तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चंस कर पाओगे, तो टेंशन नहीं लेना है। ये डिस्टेंस निकालना है और उसके अकॉर्डिंग पे फिर हमें डबल डिस्टेंस पे वो इमेज लिखना है, ठीक है? तो मैं सिर्फ आपको आइडिया देना चाह रहा था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये नहीं समझ जाना कि सिर्फ फिजिक्स लगानी है, थोड़ी सी मैथ भी लगानी है। क्लियर? हाँ। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक तो था पहले कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनाना है, नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड के बारे में आइडिया। सर हाँ, सर उस क्वेश्चन का आंसर 24/√34, 40, /√34 आता है। चलेगा, मैंने अभी सॉल्व वैसा कुछ किया नहीं, मैंने एक रैंडम एग्जांपल ऐसे दे दिया है, तो वैल्यू आप सॉल्व करके चेक कर लेंगे। डीसी सर वन वो में ऐसे क्वेश्चंस हैं। सर वो मैथमेटिक्स में ना सर ने ऐसा क्वेश्चन लिया था, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब उसे इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं ना, उस 0,0 का उस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के डबल एंगल, मतलब वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो उस लाइन पे होगा वो 0,0, और जो हमको पॉइंट निकालना है वो हाफ म्हणजे 1/2 1/2 वन वन पे हो गया। ओके, गुड, हाँ गुड, बेटर है। वैसे। इस पे हाँ हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं, डिपेंड करेगा। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं कि आपको किस लेवल पे वहां पे मैथ यूज करनी है। हम ये पॉइंट भी बता सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर से, और हमें पता है कि ये पॉइंट है, तो अगर हमें ऐसे ये पता हुआ है कि ये कुछ x है और ये y है, तो इसका मिडिल पॉइंट अगर हमें पता है तो हम y निकाल सकते हैं, ठीक हाँ है? इट इज लाइक a1 b1, सॉरी x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, और हमें पता है कि इसका मिड पॉइंट क्या है, तो वो रेशियो फ्रैक्शन से सेकंड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो डिपेंड करेगा, आपको जिस टाइप का मैथ लगाना है आप लगा सकते हैं। ओके, तो डायरेक्ट वो मिरर हाँ सर। इमेज के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, मिरर इमेज वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो उसमें आपका चॉइस है, आपको जिस तरीके से करना है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन में फिजिक्स में यूजुअली ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। फिजिक्स में यूजुअली जब आप स्लोप निकालेंगे तो आपको एग्जैक्ट एंगल पता चल जाता है, लेट से 60 डिग्री है, तो और इजी हो जाता है ना क्वेश्चन ये निकालना। आपको ये डिस्टेंस पता है, आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये डायगोनल का काम करेगा, देख रहे हैं? हाँ तो डायरेक्ट पता चल जाता है, ठीक है? तो इसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं रहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्पीड रिलेशन। स्पीड रिलेशंस मतलब एक
मिरर में स्पीड के बारे में कैसी फीलिंग आती है। तो देखें, सपोज ये एक मिरर है और ये रेस्ट पे है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये हो गई वीओ, ऑब्जेक्ट की स्पीड। यहाँ से इमेज आ रहा है, वी आई, इमेज की स्पीड। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं कि लेट से ये जो मिरर है, मिरर, तो ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये तो मिरर के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं ना, ऐसे रैंडमली कहीं से थोड़े ना मेजर करेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये दोनों है। तो हमें पता है कि अगर ये दोनों सेम है तो इनकी स्पीड भी तो सेम होगी ना। इसका मतलब मैं ये अगर लिखूं x ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू x इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो इसका मतलब इनको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इनकी स्पीड भी तो सेम हो जाएगी। मतलब v ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर सेम होगा किससे, v इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर। अच्छा, अभी तो मैंने बोल दिया कि मिरर रेस्ट पे है, बट सोचो मिरर के पास भी कोई स्पीड हो, अगर मिरर भी मूव हो रहा है किसी एम स्पीड से, तो फिर बदल जाएगा ना। तो ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को कैसे लिखेंगे, वी ओ माइनस वी एम। कोई डाउट किसी को इसमें। नहीं। और इमेज को कैसे लिखेंगे, वी इमेज माइनस वी मिरर। क्लियर। तो यहां से देखो वी इमेज कितना आ जाएगा, या पहले मैं देखूं वी एम कितना आ जाएगा। तो वी मिरर कितना आ जाएगा, वी मिरर इस तरफ आएगा और वी इमेज माइनस हो जाएगा। एक सेकेंड, एक गड़बड़ हुआ यार, वी एम तो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस होगा। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है क्या, वेक्टर वाइज में गड़बड़ हो गई क्या। कि अगर मैं देखूं तो ये डिस्टेंस तो इस तरफ है और ये डिस्टेंस इस तरफ है ना। इसका मतलब अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट को विद डायरेक्शन ट्रीट करूं तो क्या होना चाहिए, एक अपोजिट होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर इस चीज का केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के रेस्पेक्ट में लेफ्ट है तो इमेज किधर होगा, राइट साइड होगा। इसका मतलब विद साइन हमें रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर एक माइनस रखना पड़ेगा। समझ आया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक माइनस हम लगा देते हैं। तो देखें अभी क्या हो जाएगा, ये v ऑब्जेक्ट प्लस v इमेज। सो बेसिकली अगर मैं v मिरर देखूंगा तो ये आ जाएगा v ऑब्जेक्ट प्लस v इमेज बाई 2, ये आ जाएगा v मिरर। या फिर हमें यूजुअली क्या चाहिए होता है, v इमेज चाहिए होता है कि इमेज किस स्पीड से चलेगा। तो देखो इमेज किस स्पीड से चलेगा, इमेज ऑलवेज चलेगा 2 टाइम्स ऑफ v मिरर माइनस v ऑब्जेक्ट। क्लियर रहेगा सबको। हाँ। ये लाइन एकदम याद रखनी है, ये बिल्कुल याद रखना है क्या, कि इमेज की स्पीड क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ मिरर माइनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज और, इफ मिरर नहीं चल रहा है, वी मिरर इज 0, तो क्या होगा, इसका मतलब होगा वी इमेज इज इक्वल टू वी ऑब्जेक्ट। और यही तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मिरर नहीं चल रहा है तो अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, तो ये इमेज भी तो 1 मीटर ही कवर करेगा ना। ठीक है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन यहाँ से आ जाता है। कोई डाउट किसी को इसमें। नहीं सर। अच्छा, ये बताओ, ये तो हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए देखा है, हमने वाई एक्सिस के बारे में कुछ बताया क्या। हमने ये किस में देखा है, एक्स एक्सिस में स्पीड देखा है। वाई एक्सिस में अगर देखें, नहीं। एक्स एक्सिस में देख रहे हैं, चले वाई एक्सिस का देख लेते हैं। ओके, सोचो ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर,
तो बताओ इमेज की स्पीड क्या होगी। ये ऑब्जेक्ट जा रहा है लेट्स से इधर पे वाई एक्सिस की तरफ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या इन पे डिस्टेंस का? नहीं नहीं, नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है तो इमेज भी किधर जाएगा? ऊपर जाए। ऊपर ही जाएगा। ऊपर ही जाएगा ना। तो मतलब वी ऑब्जेक्ट कैसा आएगा? वी इमेज के जैसा ही आएगा। डायरेक्शन अपोजिट होगी क्या? नहीं, नहीं, सेम डायरेक्शन फॉर वाई एक्सिस, सेम डायरेक्शन। अच्छा, अब देखते हैं अगर मिरर भी मूव करने लगे। देखिए अगर मिरर भी मूव करा दें तो क्या होगा? वी एम से मिरर भी मूव हो रहा है, तो बताओ इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वी एम का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? वी एम हैज नो इफेक्ट ऑन एक्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो एक्स है उस पे वीएम का कोई इफेक्ट है क्या? बताओ। नहीं, अगर वीएम ऊपर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट और इमेज के एक्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा ना। तो इसका मतलब वीएम का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं। तो अगर वीएम वाई एक्सिस में जा रहा है तो इमेज की स्पीड अभी भी क्या रहेगी? ऑब्जेक्ट की जैसे ही होगी। डन। हाँ सर। ओके। ओके, ये पॉइंट मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में स्पीड्स को कैसे हैंडल करना है। डन। तो कुछ क्वेश्चंस देख लें एक बार, ये पूरा अच्छे से याद कर ले। इमेज क्या होता है और वेक्टर फॉर्मेट है। वेक्टर फॉर्मेट मतलब क्या? विद प्रॉपर डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? इधर इसे मान लो पॉजिटिव और इस तरफ वाले को क्या मान लो? नेगेटिव। समझ आया? विद प्रॉपर डायरेक्शन का मतलब क्या है? ओके, ठीक है। तो चलो एग्जांपल दें फिर हम। सबको समझ आया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे स्पीड चेंजेस होंगी? देखें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको आंसर नहीं करना है, मैं कुछ स्टूडेंट से पूछ लूंगा, बेटर रहेगा। मैं एग्जांपल्स पहले सारे बना देता हूँ। ओके, चले पूछ लेते हैं। आर्यमा ने आप बताइए कैसे निकालेंगे यार स्पीड ऑफ इमेज? रिलेटिव इससे ओके, with respect to तो वी mirror. इमेज क्या आता है? 2vm minus v 2 v वीएम object. माइनस वी ऑब्जेक्ट। अच्छा, विद साइन रखना है। बताओ वीएम का साइन किस तरफ है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव की +2। और ऑब्जेक्ट का साइन? तरफ वो भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव। कितना? 5। तो इसका 5 मतलब इमेज कितना आ गया? minus प्लस, सॉरी क्या आ गया? -1। तो इसका मतलब क्या फील आएगा कि इमेज किस तरफ जा रहा है? नेगेटिव. लेफ्ट और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो क्या फील आने वाला है फाइनली? फील आएगा दैट इमेज इज कमिंग क्लोजर विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ. डन। हाँ सर. ओके, अब देख लेते हैं कि लॉजिकली इसमें गलत क्या है, मतलब कुछ गलती हुई या क्या चीजें हुई, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सही होना चाहिए या नहीं। देखो, फील करते हैं इस चीज को। सोचो
यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज ये था। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर आगे आ गया। कितना आगे आ गया, 5 सेंटीमीटर आगे आ गया, तो इमेज भी कितना आगे आएगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ठीक। बट इस उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इस प्रोसेस में प्रॉब्लम हुई कि जब ये 5 सेंटीमीटर आया, ये मिरर भी आगे आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बताओ रियल में डिस्टेंस कितनी बची, कितने डिस्टेंस का एक्स्ट्रा चेंजेस हो गया। या थोड़ा सा ऐसे करते हैं, लेट्स से पहले डिस्टेंस थी कुछ 10 और वो आगे आ गया 5 आगे आ गया, ठीक है। लेट्स से मान लेते हैं 20 थी डिस्टेंस, तो कितनी डिस्टेंस बची, 15। बट मिरर अगर 2 आगे चला गया तो रियल में भी डिस्टेंस कितनी बची, 17। तो मतलब रियल में ये ऑब्जेक्ट कितना आगे फील आया, 3 अमाउंट का आगे आ गया ना। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 3 अमाउंट से आगे आएगा, हाँ, ठीक है। अच्छा रुको, इसको और एक सिंपलर वे पे ले लेते हैं, एक और सिंपल एग्जांपल से पहले फील कर लेते हैं, क्योंकि वो फील आना बहुत ही ज़्यादा बेटर है। सिंपल स्पीड से ले लेते हैं, लेट्स से इसकी स्पीड है 1, इसकी स्पीड है लेट्स से 2, और मिरर की स्पीड भी है 2 या 1। तो ऑब्जेक्ट कितना आगे आएगा, 2। तो इमेज को भी कितना आगे आना चाहिए, 2 वाला 2। क्लियर। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये मिरर पीछे चला गया, तो मिरर को क्या लगेगा कि क्या ऑब्जेक्ट उसके पास 2 आया, नहीं, ये तो 1 आगे आ गया ना। तो ऑब्जेक्ट ने रियल में कितना ट्रेवल किया होगा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। जितना, ठीक है। तो मतलब इमेज को भी कितना फील आना चाहिए, 1 सेंटीमीटर के जितना फील ही आना चाहिए। ये था स्पीड। अच्छा, अभी मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को स्पीड से उतना फील नहीं आता है, तो एक यही सिमिलर सिनेरियो में डिस्टेंस से आपको फील करा देता हूँ। देखिए डिस्टेंस से, अभी डिस्टेंस कितनी है, लेट्स से है 10। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, कहाँ पर, 10 पर। अब देखिएगा, हमने इसे मूव करा दिया कितना, 2 सेंटीमीटर। क्लियर। ये चलो मिरर को मूव करा दिया 1 सेंटीमीटर। बताओ व्हाट इज द न्यू लोकेशन ऑफ इमेज, ये डिस्टेंस देखेंगे ना, ये कितनी है, 9 9। तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर पे बनेगा, ठीक है। इमेज बनेगा 9 सेंटीमीटर पे, मतलब इमेज आ गया यहाँ पर। अब रियल में इस मिरर से पहले कहाँ पर था ऑब्जेक्ट, इमेज 10 पे था। हाँ, अब देख रहे हैं, पहले इमेज क्या था, 10 पे था, लेकिन अभी इमेज कितनी दूर है, 9 पे है। तो ये तो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर था ना, इसका मतलब इमेज कहीं गया क्या, नहीं गया। ये जो 9 सेंटीमीटर ही, ये 9 सेंटीमीटर ही है। इमेज कहीं मूव हुआ क्या, स्पीड ऑफ इमेज कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक। अब इसको और थोड़ा सा बदल देते हैं, चले। अब इसको 2 की जगह मैंने क्या कर दिया, 3। अब बताओ आंसर क्या होगा, इमेज कहाँ पर बनेगा, अगर 3 आया तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 7। बट मिरर एक आगे आ गया, तो ये कितनी बची, 8। 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी है और इससे मुझे 8 सेंटीमीटर चाहिए, तो ये तो 10 से पहले ही पड़ जाएगी ना लाइन, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर, ये 8 है, मतलब कहाँ पर इमेज आ गया, इधर कितना दूर, 1 सेंटीमीटर। मतलब इमेज किस तरफ ट्रेवल कर गया, इस तरफ, किस स्पीड से, 1 सेंटीमीटर की स्पीड से। समझ आया, डिस्टेंस वाला पॉइंट फील हुआ कि नहीं। इसी फीलिंग को हम स्पीड के फॉर्मेट से करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूं, वी इमेज कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वी एम माइनस वी ऑब्जेक्ट। देखे वी एम किस तरफ है,
पॉजिटिव की तरफ, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस ऑब्जेक्ट किस तरफ है पॉजिटिव की तरफ, क्या आंसर आ गया -1, मतलब किस तरफ आ गया इमेज 1 की स्पीड से लेफ्ट तरफ। तो ये पता चला कि रियल में इनसाइड क्या चल रहा है सिचुएशन। हाँ अच्छा, हमें एग्जाम में टेंशन ही नहीं लेना, हमें एग्जाम में सिर्फ क्या ये लाइन यूज कर लेनी है, काम बन जाएगा। ओके, कोई सर डाउट? मतलब ये सारे रिस्पेक्टिव स्पीड्स ही है ना? हाँ, सारे रेस्पेक्टिव स्पीड्स हैं, बट हमने इसे कन्वर्ट करके ग्राउंड में बदल दिया ना, ये विद रेस्पेक्ट टू अब ग्राउंड हो गई ये सारी। हाँ हाँ विद रिस्पेक्ट टू मिरर थोड़े ना बची, विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो इनिशियली हम लेके चलते हैं, ये उनकी ओरिजिनल स्पीड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एल से। हाँ सर। देखें और एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। तो अभी आपको समझ जाना है कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट फार्मूले से काम बन जाएगा। सो लेट्स से चलिए बताएं फिर स्पीड ऑफ इमेज। देखें समझ आया क्या आंसर हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू 2vm माइनस vo, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वी एम, इस बार कितना है -3, अपोजिट जा रहा है, माइनस ये कितना है प्लस का 5 है, तो कितना हो गया -6 -5 कितना आ गया -11 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब फील आएगा कि इमेज किधर जा रहा है। कोई डाउट किसी को इसमें, बताओ सबको ओके है? हाँ सर। अच्छा, अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज, बहुत ही स्पेशल, जो आप लोग गलत कर देते हैं, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट से ये गलती होती ही है। देखें क्या, इफ स्पीड ऑफ image is asked, sorry, speed of image as seen by object is asked। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, मतलब सोचो आप मिरर है, आप मिरर के पास दौड़ के जा रहे हो v की स्पीड से, तो आपका इमेज भी किस स्पीड से आएगा V से। v की स्पीड से। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे व्हाट यू विल सी, व्हाट स्पीड यू विल सी, इसका मतलब क्या पूछा है, इफ द स्पीड ऑफ इमेज एज सीन बाय द ऑब्जेक्ट इज आस्क्ड, देन इट मीन्स क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है वी इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसका मतलब आपसे पूछा है वी इमेज माइनस वी ऑब्जेक्ट। समझ आया आपसे क्या पूछा हुआ है? हाँ ओके, बट विद प्रॉपर साइन, कंफ्यूज नहीं होना है, विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन, तो इसका मतलब इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आपको बताना है। तो इस केस में देखो वी इमेज किस तरफ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव। नेगेटिव है, -v, और वी ऑब्जेक्ट कैसा है पॉजिटिव। +v, और हमें चाहिए वी इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा -v माइनस ऑफ वी ऑब्जेक्ट मतलब v, तो क्या आ जाएगा -2v, माइनस बता रहा है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्लियर? तो ये नेगेटिव का मतलब क्या है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है। समझ आया? हाँ सर।
इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एक मिरर है एक वॉल में और मिरर की तरफ 10 की स्पीड से दौड़ोगे तो आपको पता है क्या फील होगा कि जो मिरर के अंदर इमेज है वो आपसे फास्ट दौड़ रहा है। किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से फील आएगी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। वैसे सारे लोग नहीं रिलेट कर सकते बट मैं बताता हूँ। जो लोग डांस करते हैं तो डांस फ्लोर में अगर आपके पास मतलब आपके पास नहीं कोई एकेडमीज में जो डांस सीखते हैं उनके लिए बेटर रहेगा। कभी आप ध्यान दें, अगर आप एक मिरर के सामने डांस कर रहे हैं तो जब आप लेफ्ट राइट मूव करते हैं मतलब लेफ्ट राइट मिरर के पैरेलल की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है तो आपको ओके दिखता है। लेकिन जब आप कोई भी स्टेप फॉरवर्ड या बैकवर्ड लेते हैं, आप अगर खुद को मिरर में देखेंगे तो आपको लगेगा आप फास्ट डांस कर रहे हैं। अब सब लोग नहीं ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो एकेडमी ज्वाइन करते हैं डांस एकेडमी डांस क्लासेस वो देख सकते हैं कि जब आप लेफ्ट राइट कोई भी मोशन करोगे तो आपको एकदम ओके दिखेगा मिरर में, लेकिन जब आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाओगे तो आपको मिरर में फास्ट दिखेगा कि आप लोग डांस फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लगेगा कि आप ज्यादा अच्छा कर रहे हो ज्यादा फास्ट कर रहे हो बट रियल में वो आपकी फीलिंग है कि आपको फील हो रहा है फास्ट। जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है जो मिरर में नहीं देख रहा आपको डायरेक्ट देख रहा है उसे वो नॉर्मल ही दिखेगा कि आप किस तरीके से मूव कर रहे हो। ठीक है, बट अगर आप खुद को मिरर में देखोगे यू विल सी कि आप फास्ट मूवमेंट दे रहे हो। खैर वो रियलिस्टिक एग्जांपल है, जरूरत नहीं है उतना उसको कुछ करने के लिए बट आप फील कर सकते हैं। तो ये थॉट समझ में आया? इसका मतलब अगर मैं ये सारे क्वेश्चंस में आपसे पूछता व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज सीन बाय द ऑब्जेक्ट, तो कॉमन सेंस अगर दोनों टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, याद है ना रिलेटिव। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसा फास्ट भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट मैथमेटिकल भी कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग फास्ट करो। ठीक, मैथमेटिकल कैसे कर सकते हैं? वी इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या फील होगा? वी इमेज माइनस वी ऑब्जर्वर, सो इमेज इज -1 प्लस ऑब्जर्वर इज +5, सॉरी माइनस यूज करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -6। मतलब ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा इमेज उसकी तरफ आ रहा है किस स्पीड से? 6 की स्पीड से। डन? हाँ ओके सर। ओके, तो मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए सबको, अच्छे से आ गया। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं चीजों में कुछ। देखें अगर ऐसा सिनेरियो है अभी जो मैंने बताया था, मिरर जा रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से और ऑब्जर्वर आ रहा है इसके पास 5 मीटर पर सेकंड से। बताएं क्या स्पीड होगी फिर? इमेज आयु 5 ही रहेगी, इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमेज की स्पीड क्या रहेगी 5। डन? ओके हाँ चले थोड़ा सा लेट से मिरर को किसी एंगल पे मूव करा देते हैं। तो लेट से मिरर जो है वो ऐसे जा रहा है, इस तरह से मिरर मूव हो रहा है और ऑब्जर्वर स्ट्रेट जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो बताना इमेज की स्पीड किस तरफ होगी कैसे होगी? चले सॉल्व करें जल्दी और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें मिरर चल रहा है हमें क्या कर लेना चाहिए बताएं? मिरर के कंपोनेंट कर लेने चाहिए। सो मिरर की स्पीड के कंपोनेंट करेंगे तो कंपोनेंट क्या आएंगे? cos 30 से मतलब ये 4 आएगा और ये 3। डन? इसका कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं। नो इफेक्ट, सिर्फ इसका काम आने वाला है। डन? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अभी? v इमेज इज इक्वल टू 2vm माइनस v ऑब्जेक्ट, और vm किस तरफ जा रहा है पॉजिटिव के साइड पे, माइनस v ऑब्जेक्ट भी किस तरफ आ रहा है पॉजिटिव के साइड से। तो कितना आ जाएगा आंसर
3 मीटर पर सेकेंड। देखो आंसर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब क्या फील आएगा इसको कि मिरर भी किस तरफ जा रहा है, सॉरी इमेज भी किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। डन। कोई डाउट? सर पर ऐसे कैसे होगा, मतलब रियल में ऐसे होता है? रियल में, हाँ रियल में होगा। इसका मतलब ये है कि हम मिरर को ज्यादा फास्ट मूव करा रहे हैं। मिरर को अगर हम इसकी हाफ स्पीड से ज्यादा फास्ट मूव कराएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा इमेज दूर जा रहा है। ठीक। हाँ हाँ। अच्छा, ये तो हमारा पॉइंट था किसमें, कि बाहर से देखने वाले को क्या लगेगा। मतलब यहां पर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे दिखेगा कि इमेज जा रहा है इस तरफ स्लो, और ये पर्सन जा रहा है फास्ट। ठीक। पॉइंट है कि जब ये देखेगा अपने आप को तो कैसा देखेगा, तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए इसका मतलब, v इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो कितना होगा v इमेज, इट इज 3 माइनस ऑब्जेक्ट कितना है प्लस का 5, क्या आंसर है -2। मतलब फील अभी भी उसे क्या होगा, टूवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? फील उसे क्या होगा कि अभी भी इमेज उसके पास ही आ रहा है बट स्लो आ रहा है। समझ आया? हाँ सर। तो इसका मीनिंग ये है, ऑब्जेक्ट विल फील इमेज कमिंग टूवर्ड्स इट। समझ आया? सो इट इज मूविंग टूवर्ड्स इट। अगर ऐसे में हम पार्टिकल को स्पीड दे दें तब क्या होगा, लेट्स से इसे अगर हम 5 मीटर पर सेकंड दे दें 37 डिग्री, तब बताएं क्या आंसर होगा। और लेट्स से मिरर को भी दे देते हैं इधर 2 मीटर पर सेकंड, बताएं। स्टेशनरी। स्टेशनरी? मतलब सर इमेज के पास स्पीड 0। नहीं, इमेज के पास स्पीड 0 नहीं होगा। चले और बेटर कर लेते हैं, इसे 1 कर देते हैं तो मुझे लगता है और अच्छे से वैल्यू समझ में आ जाएगी। क्या मैंने क्या समझाया था आप लोग को सॉल्विंग के लिए, कि यार अगर ऑब्जेक्ट ऐसे एंगल पे जा रहा है तो क्या कर लेंगे, हम कंपोनेंट कर लेंगे। ये कंपोनेंट कितना होगा 4, इस कंपोनेंट को क्यों भूल जा रहे हो, ये कंपोनेंट कितना है 3 है ना। और मिरर अगर 1 से जा रहा है तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, ये तो सेम रहेगा। याद है? हाँ अगर ऑब्जेक्ट इस स्पीड से जा रहा है, मिरर जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज भी 3 से जाएगा ही ना ऊपर। सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हॉरिजॉन्टल वाली अलग से कैलकुलेट करनी होती है, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे। वी इमेज कितनी आ जाएगी, एक्स एक्सिस वाली है, कैलकुलेट करते हैं हम लोग। वी इमेज कितनी हो जाएगी 2vm माइनस वी ऑब्जेक्ट, 2 इंटू 1 माइनस 4, कितना आ जाएगा -2। समझ आया सबको? हाँ। ये आंसर होगा, फाइनल जो फील होगा वो कुछ ऐसा फील होने वाला है। ये कंपोनेंट 3 ही रहेगा और ये कंपोनेंट कितना रहेगा 2, तो कितने की फील आएगी √11 √13। ठीक है, समझ आया क्या किस हाँ डायरेक्शन में कैसा फील होगा। ओके गुड। फिर अगर हमसे पूछा रिलेटिव टू ऑब्जर्वर,
रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, तो ये y वाला 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। आप समझ रहे हो, जब हम रिलेटिव में सॉल्व करेंगे, आई कैप जे कैप में सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कौन सा यूज होगा, 2 एंड 4 वाले ना। समझ आया सबको। हाँ तो रिलेटिव में उसे ऊपर जाता हुआ फील नहीं आएगा, बट एक्चुअल में ऊपर जाता हुआ फील आएगा अगर कोई ग्राउंड से देखेगा तो। डन। यस ओके, तो मुझे लगता है ये फिर चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, इसमें उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पीड के बारे में सबको क्लियर हो गया सारा कुछ। चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अगर हमें देखना है तो फिर y वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इज लाइक v इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, v इमेज माइनस v ऑब्जेक्ट, बट पूरा पूरा लिखेंगे, -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस, ये क्या हो जाएगा, i कैप में 4i कैप प्लस 3j कैप, तो i कैप कैंसिल आउट हो जाएंगे और j कैप यहाँ पर आ जाएगा कितना, -6 i कैप। ठीक है, तो पॉइंट समझ आया सबको। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट y वाला फील नहीं होगा, बट बाकी उसको वो फील होगा। ओके हाँ चलो, तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन स्पीड्स वगैरह को लेके हो गया। ठीक है, प्लेन मिरर में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ही एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर है, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू। देखें, फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही सिंपल है। मैं अगर आपको एक बेसिक सी बात बताऊं, क्या कि सपोज ये मिरर है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, बताओ क्या इसका इमेज बनेगा क्या ऑब्जेक्ट इस मिरर में, नहीं इसका इमेज बनेगा क्या, नहीं। तो सिचुएशन ये होती है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ मिरर और प्लेन ऑफ मिरर। अच्छा, मैंने इस ऑब्जेक्ट्स के कुछ नेम दे देता हूं। तो लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी एंड ऑब्जेक्ट डी। ठीक, तो पॉइंट ये है कि बताओ किसका किसका इमेज बनेगा मिरर में। ए और बी का। ए और बी। ओके, सो image formed in mirror, सॉरी मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, A and B will form image in mirror। ठीक है, अच्छा, बट B और C और D नहीं बनाएंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो मैं आपको एक लाइन लिख देता हूं यहां पर, all the objects in front of plane of mirror forms the image। क्लियर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के अगर फ्रंट पे है, ठीक है, तो उसका इमेज बनेगा ही बनेगा। प्रॉब्लम ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम देख नहीं पाए, बट इमेज सबका ही बनेगा। ठीक, तो ये आपको अगर फील करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, क्या घर पे वॉल पे एक मिरर है अगर आप पे, तो आप अगर मिरर के साइड पे कहीं पे लेट्स से चेयर पे बैठे हो, क्या आपको मिरर में कुछ नहीं दिखता, दिखता है। आप नोटिस करोगे कि जब आप सामने होते हो तो आप खुद को देख पाते हो, लेकिन जब आप साइड में होते हो तब आप इधर की चीज को देख पाते हो। क्लियर है या नहीं। हाँ इसका मतलब ये है कि ऐसा थोड़े ना है कि मिरर के सामने खड़े हो तो इमेज बनेगा,
मिरर के प्लेन के इस तरफ जो कुछ भी है सबका इमेज बनेगा। आप अगर यहाँ पर होगे तो आप यहाँ की चीज को देख पाओगे, ठीक है। तो एक रूम में अगर आपने एक छोटा सा मिरर का पीस भी रख दिया है ना, तो वो पूरे रूम को कैप्चर कर सकता है। डिपेंड करेगा कि आपको उस लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा जहां पे आप उसे देख पाओ। क्लियर? तो दैट लोकेशन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। मतलब देखें, सपोज मैं देखूं कि एक ही रेज कहाँ कहाँ जा सकती है मैक्सिमम, तो एक ही रेज कहाँ जा सकती है, देखें यहाँ पे जाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो बेसिकली ए की रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ कहाँ जा सकती हैं, इस येलो एरिया में जा सकती हैं। तो दिस विल बी कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि क्या सी और डी ए को देख पाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि बी ओनली बी कैन सी ए, ठीक है। अच्छा, ये हुआ किसका फील्ड ऑफ व्यू? ए का। अब बी का फील्ड ऑफ व्यू बना लेते हैं। बी का फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे आप लोग, तो बी की एक रेज क्या होगी, ऐसे जाएगी और वापस रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। एक रे क्या होगी, यहां तक जाएगी, एकदम मैक्सिमम यहां तक जाएगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो सेक्शन है ये पूरा किसका फील्ड ऑफ व्यू बन जाएगा? बी का। तो ये वाला बन जाएगा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ, मतलब जो कोई यहाँ पर होगा वो बी को देख पाएगा, ठीक। अब सी के बारे में देख लेते हैं। तो सी के लिए मैं दूसरा फिगर फिर से बना देता हूँ। सी, अच्छा एक चीज बताओ, इस फिगर में बी ए की फील्ड ऑफ व्यू में है, बी इज इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए। क्या ए खुद की फील्ड ऑफ व्यू में है? ए खुद की फील्ड ऑफ व्यू में है या नहीं है? हाँ, A is also in its own field of view, तो इसका मतलब ए को कौन कौन देख सकता है? ए खुद को देख सकता है और बी भी ए को देख सकता है। सो बी एंड ए both can see image of A, image of A। बट अब मैं एक दूसरा पॉइंट बनाना चाहता हूँ सी। देखें सी बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। सी का फील्ड ऑफ व्यू देखें, सी का फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, इस तरीके से जाएगी रे और रिफ्लेक्ट होगी, ठीक, डन। अच्छा, अभी मैंने सही से बनाया नहीं तो प्रॉपरली इस तरीके से जाएगा, फिर इधर पे जाएगा और नॉर्मल बना के रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इस तरीके से जाएगा। तो बेसिकली सी का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ये। तो क्या सी को ए देख पाएगा क्या? नहीं। अच्छा, सी खुद को के इमेज को देख पाएगा क्या? नहीं। तो ये अच्छी बात है, सी इज नॉट इवन in its field of view, so इसका मतलब C cannot see itself, so C cannot see itself। ये यहाँ पर सिचुएशन हो गई क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर खुद को देखना है तो उसको कहाँ होना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू में। तो सोचो अगर मैं बात करूं कि ये मिरर है और मुझे इसमें खुद को देखना है, तो अगर मैं इस लाइन से नीचे आ गया तो इसका मतलब हमारी एक लाइन ऐसे जाएगी और इधर चली जाएगी और एक फील्ड ऑफ व्यू इस तरीके से। तो क्या कभी हम उस
खुद की फील्ड ऑफ व्यू में आ पाएंगे क्या? नहीं यार, नहीं आ पाएंगे। तो टू सी इटसेल्फ ऑब्जेक्ट मस्ट बी विद इन द हाइट ऑफ मिरर। क्लियर? हाँ तो ये पॉइंट सबको समझ में आया? तो टू सी इटसेल्फ इट मस्ट बी विद इन द हाइट ऑफ मिरर। सो टू सी इटसेल्फ डन। तो इसका मतलब ये है कि टू सी इटसेल्फ सिचुएशन होगी ये, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ कहीं पे होगा तो वो खुद को देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। पॉइंट क्लियर समझ आया यहाँ पे? हाँ अच्छा, तो फील्ड ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड एक है, अगर हमें खुद की फुल हाइट देखनी है तो हमें कितने हाइट का इमेज मिरर चाहिए होगा, वो चीज़ हमें देखनी है। सपोज हम एक सरफेस पे हैं और ये लेट्स से ये आईज है हमारे, तो हमें अगर खुद के इमेज को देखना है तो हमें किस हाइट का मिरर चाहिए होगा। डन। तो नंबर 1 पहली चीज, हमारी आईज कहाँ पर होनी चाहिए? मिरर के एकदम सामने, अदरवाइज हम खुद की आईज को देख ही नहीं पाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होनी चाहिए? पहली चीज, मिरर की हाइट कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? यहाँ से। क्लियर? तो लेट्स से हम एच हाइट के अगर एक पर्सन है और हमें फुल खुद को देखना है, तो नंबर 1 मिरर हमारी आईज के सामने होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए। अगर आईज से नीचे है तो आप खुद की आईज को देख ही नहीं पाएंगे ना। तो आप कभी भी मिरर से अपने हेड को मिरर के ऊपर रख के देखना, आपको कभी अपना वो जो हेड पोर्शन है वो मिरर में नहीं दिखेगा। क्लियर? क्योंकि अगर आपने मिरर को नीचे रखा, लेट से आपने मिरर यहाँ रखा, तो आपके आईज की रेस जाएंगी और टिल्ट होके वापस आपके पास नहीं आएंगी ना, तो आप खुद को देख ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपके आईज को मिनिमम इतना होना चाहिए कि रेस जाए और वापस आपके आईज पे रिटर्न आ जाए। अच्छा, लेट्स से अब हमें बॉटम देखना है, तो अगर आपने बॉटम को यहाँ प्रोजेक्ट करा है तो ये तो बहुत दूर चला जाएगा ना। तो मिनिमम क्या होना चाहिए कि इसको आईज से पास होना चाहिए। तो मिनिमम आपके इस बॉटम को आईज से पास होना चाहिए। इसका मतलब ये बॉटम की लाइट गई और कहाँ तक गई? आईज तक पहुंच गई। तो इसका मतलब ये मिनिमम कंडीशन हो सकती है। मैथमेटिकली देख लेते हैं एंगल क्या होगा। ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड। तो अगर मैं बोलूं कि ये कुछ हाइट है तो सेम हाइट तो ये भी हो जाएगी ना। दिख रहा है ट्रायंगल रूल से? तो इसका मतलब अगर मुझे एच हाइट का पर्सन देखना है तो इमेज कितना होना चाहिए? x प्लस एक्स क्या है? h होना चाहिए। तो x कितना होना चाहिए? h/2। h/2। Okay, so to see full image of on, height of mirror needed is half of the height of person। मतलब अगर आपको अपने घर पे फुल हाइट का चाहिए, आपकी हाइट अगर 6 फीट है तो मिनिमम आपको 3 फीट का चाहिए ही चाहिए मिरर। और आपको ऐसे रखना पड़ेगा कि मिरर का जो पीक पॉइंट है वो आपके आईज के सामने आए। अगर आपने उसको आईज से नीचे रख दिया तो आप कभी अपने फुल आईज को नहीं देख पाओगे, मतलब आप फेस को नहीं देख पाओगे। और अगर आपने ऊपर रख दिया, जैसे आपकी हाइट यहाँ पर है और आपने मिरर को ऊपर लगा दिया, तो बेसिकली ये पोर्शन वेस्ट हो गया। इस नीचे की हाइट को कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये रिलेटेड टू क्या था? फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड था। कोई डाउट किसी को फील्ड ऑफ व्यू में?
नहीं सर। ओके सर वो फील्ड ऑफ व्यू ए और बी की केस में एक है। इसमें यहाँ पे हाँ मतलब ऊपर। ओके ए और बी के केस में हाँ सर, इसमें बी ए को देख सकता है, पर क्या ए बी को देख सकता है सर? बिल्कुल देख सकते हैं बिकॉज ए इज इन द फील्ड ऑफ बी। देखो ना ब्लू वाला स्काई ब्लू जो है उसके अंदर आ गया ना ए, तो ए भी बी को देख सकता है, बी भी ए को देख सकता है। हाँ हाँ। यहाँ पे ये जरूर याद रखना है कि इमेज ऑफ सी एंड डी विल ऑल्सो फॉल। ये लाइन चाहिए तुम थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर कि all the objects in front of the mirror form the image, so C and D will form image। अच्छा मान लेते यहाँ पर एक इस तरफ E रख देते हैं पॉइंट, तो बताओ E तो इस तरफ आ गया ना प्लेन के, इमेज बनेगा क्या E का? नहीं। नहीं बनेगा, देयर विल बी नो इमेज ऑफ E, क्योंकि वो तो अपोजिट साइड आ गया ना, मिरर के साइड बचा ही नहीं, वो अपोजिट साइड आ गया तो फिर उसका इमेज कुछ बनेगा ही नहीं। ओके हाँ चले इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, फील्ड ऑफ व्यू पे बेस्ड एक क्वेश्चन। सो लेट्स से एक रूम ले लेते हैं, एक क्यूबिकल रूम है जिसकी लेंथ है L और पर्सन यहाँ बीच में खड़ा हुआ है, ठीक। और इस पर्सन को ये वॉल है, बैक साइड वॉल। सो हमें ये चाहिए, लेट्स से एकदम मिडल पे है, सो हमें चाहिए, मान लेते हैं पर्सन का हाइट कुछ भी है, पर्सन की हाइट से हमें मतलब नहीं है, या फिर पर्सन का हाइट L/2 ले लेते हैं, ठीक है। पर्सन का हाइट ले लेते हैं L/2। सो फाइंड द height of mirror required on front wall to see the full image of backside wall। क्लियर? मतलब क्या है, आपको यहाँ पे कहीं पे मिरर लगाना है, यहाँ कहीं पे मिरर लगाना है कि क्या दिख जाए, पूरी पीछे वाली वॉल आपको दिख जाए, ठीक है। हाँ। सिचुएशन समझ आई? इसका मतलब ये है कि हम काम की बात सिर्फ लिख लेते हैं कि ये बॉक्स है, लेट्स से क्यूबिकल बॉक्स है, और हमें यहाँ पर ये आईज है लेट्स से, और सारा कुछ हमें यहाँ पर लेके आना है, इमेज किसका, बैक साइड वॉल का। तो क्या लगता है मिरर सबसे पहले कहाँ पे रखना चाहिए? आईज के सामने ऐसे नीचे रख देंगे क्या? नहीं, नीचे रख दोगे तो ऊपर वाले पोर्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी ना इमेज बनने में। तो पहली बात तो ये कि मिरर हमें कैसा रखना चाहिए, यहाँ पर सिमेट्रिक रखना पड़ेगा। कैसा? सिमेट्रिक। डन। अब करना क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि ये जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है वो भी कहाँ पर हो, वो भी मिनिमम यहाँ से हिट करके पहुंच जाए इस पर्सन के पास। डन। और सिमिलर सिनेरियो होगा यहाँ पर कि लोवेस्ट भी इतना होना चाहिए कि इसके पास पहुंच जाए। ओके तो बताना है कि ये मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, बताएं। एनी गेसेस?
L/3। ओके देखें, अगर मैं इस साइड को बोल दूं x, तो x कितना हो जाएगा? देखो ये वाली हाइट कितनी होगी? L/2। अब जरा फील करो कि यार ट्रायंगल में ये एंगल तो सेम है ना? तो अगर मैं बात करूं कि ये हाइट x L/2 लेंथ के लिए है, तो ये वाली हाइट किसके लिए हो जाएगी? फुल L लेंथ के लिए हो जाएगी ना। तो बेसिकली हम क्या लगा देंगे? tan थीटा वाली पॉइंट लगा देंगे। क्या एक बार ट्रायंगल लेंगे ये वाला, ओके, और एक बार ट्रायंगल लेंगे कौन सा? ये। दोनों में थीटा क्या है? सेम है। तो ये हाइट हम देख लेंगे कितनी होगी। तो देख लेते हैं tan थीटा। देखें tan थीटा कितनी हो जाएगी? हाइट है x और बेस कितना है? L/2। क्लियर? ये हाइट मान लेते हैं कुछ है x डैश, तो क्या हो जाएगी इस बार? x डैश नई वाली हाइट अपॉन ये लेंथ कितनी है? L अपॉन L। तो इसका मतलब ये जो x डैश है वो कितनी आ जाएगी? 2x जितनी हो जाएगी ना। तो इतना मैथमेटिकल ना सॉल्व करके हम कॉमन सेंस से भी इसे सॉल्व कर सकते थे। कॉमन सेंस क्या? देखो ये ट्रायंगल है ना, इस टाइप के दो ट्रायंगल हैं। तो सोचो अगर ये इतनी डिस्टेंस के लिए कुछ x हाइट गया, तो इससे डबल डिस्टेंस के लिए ये कितनी हाइट जाएगा? 2x जाएगा ना। कोई डाउट हाँ। इसमें? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन कॉमन सेंस से बेटर हो जाते हैं कि जैसे ये एक लाइन है, मुझे पता है कि एंगल थीटा है, तो अगर ये x डिस्टेंस के लिए h हाइट गया, तो इसका मतलब 2x डिस्टेंस के लिए कितनी हाइट जाएगा? 2h। समझ आया सबको? तो हाँ। इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते थे। तो इसका मतलब मैं बात करूंगा टोटल हाइट। टोटल हाइट देखें तो x है और x डैश है। टोटल हाइट कितनी है? x और x डैश ये मिला के कितनी है? L/2 जितनी है। और मुझे पता है x डैश कितना है? 2x है। सो बेसिकली x कितना आ गया? L/6। ये आ गया ऊपर की तरफ। सो टोटल मिरर कितना हो जाएगा? L/3। L/6 प्लस L/6 L/3। तो थोड़ा मैथमेटिकली कॉमन सेंस से भी हम ये टाइप का क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सॉल्विंग जैसा है नहीं। ठीक है? हाँ। तो ये बस फील्ड ऑफ व्यू पे था कि कहाँ से लाइट कहाँ पर पहुँचानी है। टारगेट ये रहता है कि बस हमें अगर इसे देखना है तो ये लाइट चाहिए हमें यहाँ तक। सपोज ये मिरर रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को ये रॉड देखना है, ये रॉड का फुल इमेज देखना है, तो क्या होना चाहिए? कुछ भी करके इस रॉड की लाइट इसके पास पहुँचनी चाहिए। ये एंड समझ आया? तो ये पॉइंट इसे दिखेगा। और अगर ये पॉइंट हमें देखना है तो मैक्सिमम वाला पॉइंट क्या होगा? ये तो जा ही रहा है, ये पॉइंट से ये वाली लाइन तो इस पे जा ही रही है। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है? इस पे। ये वाली लाइन के भी अंदर आना चाहिए इसे। समझ आया? तो अगर मुझे ये वाला एंड देखना है तो दो रेज होंगी, और इसको कहाँ होना चाहिए? इसके फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए। तो इस तरीके से देखते हैं। तो क्या ये वाली रे प्रॉब्लम करती है क्या? नहीं। आपको चेक करना होगा कि इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि ये वाली रे प्रॉब्लम ना कर दे बी को। समझ आया? कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किस एंड को टारगेट करना है? तो जस्ट फील्ड ऑफ व्यू के पैटर्न से देख लेते हैं कि किस एंड को टारगेट करना है हमें। ओके हाँ। ओके। तो मिरर में हमने इमेज देख लिया, मिरर में हमने क्या देख ली? स्पीड देख ली, और मिरर में हमने फील्ड ऑफ व्यू देख लिया। लास्ट बचता है मिरर में, अगर हम बात करें अभी एक और, डेविएशन देखना। डेविएशन
देखें डेविएशन क्या है, इसको स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे डो भी बोलते हैं। डेविएशन क्या होता है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, क्या एंगल शिफ्टेड, सॉरी लिख देते हैं द एंगल, सॉरी द शिफ्ट in the shifted angle from its original path। कितना एंगल शिफ्ट हो गया ओरिजिनल पाथ से, उसको हम बोलते हैं क्या, डेविएशन। मतलब सपोज ये एक मिरर है और एक लाइट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गई, तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, ये ओरिजिनल पाथ था ना, इनिशियल पाथ। तो इसका मतलब शिफ्टिंग कहां से कहां हुई, इस इनिशियल पाथ से इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेविएशन बोलेंगे। समझ आया डेविएशन क्या होगा? हाँ ओके, तो कुछ कई चीजों में एग्जांपल देख सकते हैं हम ऐसे, जैसे ये प्रिज्म है, आगे हम स्टडी करेंगे। सपोज लाइट रे है, लाइट रे ऐसे एंटर की और एंटर करने के बाद ऐसे निकल गई, तो इसका मतलब ये जो है ओरिजिनल पाथ, इसके साथ जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, डेविएशन। समझ आया? हाँ तो डेविएशन मुझे लगता है ओके, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर मैं यहाँ पर एंगल दे दूं कि ये आई है, ये आर है, तो डेविएशन क्या हो जाएगा, 180 माइनस आई प्लस आर। ओके, समझ आया डेविएशन एंगल? हाँ और आई और आर तो सेम होते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 2i। हाँ इस तरीके से हम डेविएशन जो है देख सकते हैं, डेविएशन को कंसिडर कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से हमें डेविएशन फाइंड कर लेना होता है। ठीक, तो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज एक मिरर है और लाइट रे इसमें ऐसे आ रही है एट द ग्लांसिंग एंगल ऑफ 40 डिग्री, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द डेविएशन। तो क्या डेविएशन हो जाएगा बताएं? अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 50, और अगर ये 50 है तो रिफ्लेक्टेड भी 50, तो इसका मतलब डेविएशन देखें तो ये इधर जा रहा था और ये डेविएट हुआ है, डेविएशन। सो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 प्लस 50, कितना आ जाएगा डेविएशन, 80 80 डिग्री। डिग्री। डन। अच्छा, सोचो अगर हम मिरर को रोटेट कर दें तब डेविएशन में क्या चेंजेस आएंगे। इफ मिरर इज rotated by 10 degree towards incident ray, मतलब कैसा, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा दें तब क्या होगा। तो सोचो पहले मिरर था यहाँ, अब हमने टूवर्ड्स वो मिरर को रोटेट करा दिया 10 डिग्री, तो इंसिडेंट रे तो नहीं बदली, इंसिडेंट रे तो वही अभी भी वही है, कितने पे आ रही थी, 40 डिग्री पे। बट अभी तो काम बदल जाएगा ना, रोटेट करने की वजह से नॉर्मल क्या होगा, अब ये होगा, तो ये एंगल कितना बचा मिरर के साथ, 40। ये 50 हो गया तो ये 40 बचा ना, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे कितने पे चली जाएगी, 40 पे ही जाएगी। तो इसका मतलब डेविएशन कितना हो जाएगा, देख सकते हैं ना आप,
अभी ये जा रहा था ऐसे और अब डेविएट हो गया ऐसे। तो थीटा एंगल डेविएट करने से आप देखेंगे कि डेविएशन में कितने का फर्क पड़ गया, 2 थीटा का फर्क पड़ गया। समझ आया? तो थीटा एंगल चेंज करने से डेविएशन कितना बदल गया, 2 थीटा बदल गया। इसे हम ऐसे लर्न भी कर सकते हैं या लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, स्ट्रेट भी समझ सकते हैं। ओके, हाँ तो आज के लिए ऑप्टिक्स में इतना ही रखेंगे। रे ऑप्टिक्स हम डिस्कस कर रहे थे, आज के लिए ऑप्टिक्स में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेविएशन पे और काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल मिरर लगा के डेविएशन और इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके हाँ सर। ओके, चले तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ डाउट रहता है तो आप सेपरेट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर या वो आज रिजल्ट लगा ना एडवांस का, हाँ, तो अपने क्लास का कैसा है? हम लोग का अच्छा है रिजल्ट काफी।